तो भाई सबसे पहले लोगों को स्क्रीन पे पुराना कॉम्पोजिशन सबको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट एंड शिफ्ट। प्राइस की वजह से होगा बच्चों तो मूवमेंट, बढ़ गई सप्लाई प्राइस के बढ़ने से तो एक्सटेंशन, घट गई सप्लाई प्राइस के घटने से तो कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस की वजह से नहीं है, किसी और वजह से। योर सप्लाई इंक्रीजेस मतलब राइजेस अप तो ये इंक्रीज है, फॉल्स डाउन तो ये डिक्रीज है। तो अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो शिफ्ट, और अगर प्राइस की वजह से है तो मूवमेंट। मूवमेंट के फिनोमेना को आप एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, शिफ्ट के फिनोमेना को आप इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं। याद आ गया? लास्ट लेक्चर पे हमने इसको पढ़ा था। चलिए, तो डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें चिल्ड्रन, तो डिटर्मिनेंट्स को दो कैटेगरीज में हमने बांट दिया। सबको याद होनी चाहिए अपनी सप्लाई फंक्शन की इक्वेशन, एस एक्स इक्वल्स टू एफ पी एक्स। तो दिस इज मूवमेंट चिल्ड्रन। फिर पी आर था, गवर्नमेंट पॉलिसी था एंड ऑल दैट, ये सारे के सारे पॉइंट्स कहां पे आते हैं? अदर फैक्टर्स में। सो व्हेन प्राइस के बढ़ने से सेलर इज विलिंग टू सेल मोर यूनिट्स, इट इज एक्सटेंशन। प्राइस के घटने से सेलर इज विलिंग टू सेल लेस यूनिट्स, इट इज कॉन्ट्रैक्शन। और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एंड हेयर वी अप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई। बट अगर किसी और रीजन से इनपुट कॉस्ट आपकी कम हो गई, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में दाम गिरने वाला है तो आज ही बेच के स्टॉक क्लियर कर दो। आपका जो रिलेटेड कमोडिटी है वो सस्ते में बिक रहा है, ये महंगे में बिक रहा है, तो इसको आप ज्यादा में बेचेंगे। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अदर फैक्टर्स। यहां पे एक नया सप्लाई कर्व टू द राइट एंड लेफ्ट फॉर्म होता है, वी कॉल इट एज शिफ्ट। और इससे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की जगह क्या बोलते हैं? चेंज इन सप्लाई। तो जब प्राइस की वजह से हो, इट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अदर फैक्टर्स की वजह से हो तो यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस, कॉलिंग इट एज व्हाट इज नोन एज एक्सेप्शंस। यहां पे लिख लीजिए, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी बार बच्चे ये समझते हैं कि यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो रहा है और यहां पे एक्सेप्शन लग गया। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। एक्सेप्शन इज अगेन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। झटपट इसको अपडेट करें। फॉर द यूज ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं बच्चों, सप्लाई फंक्शन आपके लिए याद रखिएगा। एस एक्स इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट ओपन पी एक्स, then it is PR, then FE, then input cost, then government policy, then size of the firm। सर साइज ऑफ द फर्म क्या होता है? अगर मार्केट में ज्यादा शॉपकीपर्स आ जाएं बच्चों, आई रिपीट, मार्केट में ज्यादा शॉपकीपर्स आ जाएं तो सप्लाई वुड इंक्रीज और डिक्रीज बच्चों? आंसर चिल्ड्रन, सप्लाई वुड इंक्रीज। प्राइस की वजह से होगा तो वी कॉल इट एज व्हाट इज नोन एज मूवमेंट, और अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो वी कॉल इट एज व्हाट? शिफ्ट। समझ में आ गई सबको बात? चलिए लिख लीजिए फास्ट चिल्ड्रन। सबने कॉपी कर लिया भाई? चलते हैं आगे। सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मैंने आपको बता दिया पहले ही बच्चों, तो इस पे हम टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे अपना। जब भी प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी हम ज्यादा बेचना चाहते हैं तो एक्सपेंशन, घटने से कम बेचना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन। तो टाइम की बर्बादी ना करते हुए, ये सुअर और घोड़े की बात नहीं करेंगे, पिग्स का मतलब यहाँ पे क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। PIGS कांस्टेंट रहेगा, मतलब P मतलब प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी, I का मतलब इनपुट कॉस्ट, G का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, और S का मतलब साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फर्म। बिजनेस जितना बड़ा सप्लाई उतनी ज्यादा, बिजनेस जितना छोटा सप्लाई उतनी कम। तो ये है बच्चों अदर फैक्टर्स। इनकी वजह से अगर आप ज्यादा या कम क्वांटिटी बेचते हैं तो वी कॉल इट एज इंक्रीज एंड डिक्रीज। और अगर प्राइस की वजह से यू हैपन टू सेल मोर और लेस, व्हेन यू हैपन टू सेल मोर इट इज एक्सटेंशन, व्हेन यू हैपन टू सेल लेस इट इज कॉन्ट्रैक्शन। गॉट इट क्लियर? तो ये नोट्स में आपके पास लिखा हुआ है, परेशान बिल्कुल मत होइए। और ये सारी चीजें आप लास्ट लेक्चर में बच्चों लिख चुके थे, PDF प्रिंटेड नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। बट मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। लेट्स कंपेयर।
आई रिपीट चिल्ड्रन, लेट्स कंपेयर। किसको किसको कंपेयर करेंगे भैया? यू विल बी कंपेयरिंग what is called as extension, and you will be comparing what is called as contraction. Ready everybody? तो पहला पॉइंट चिल्ड्रन, both are due to what? Price. Both are on the same curve. Both follow the law of supply. Is that understood? अब जरा डिफरेंस देख लेते हैं। एक में मूवमेंट अपवर्ड होगा चिल्ड्रन, और दूसरे में मूवमेंट डाउनवर्ड होगा। यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? क्या और कोई आपको डिफरेंस या सिमिलैरिटी नजर आ रही है चिल्ड्रन? आंसर। थोड़ी सी फ्लारी लैंग्वेज है। यूनिट्स राइज एंड फॉल। एक्सटेंशन के केस में आपकी यूनिट्स राइज कर जाती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के केस में फॉल कर जाती है। इज दैट क्लियर? और सोचिए बच्चों, कुछ नजर आ रहा है? एफ पॉइंट सोचिए सोचिए सोचिए। तीन सिमिलैरिटीज लिख दी, दो डिफरेंसेस लिख दिए, और सोचिए कुछ नजर आ रहा है? वो तो हो गया, प्राइस का पॉइंट पहले लिख दिया था हमने। अच्छा, प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज बोलना चाह रहे हैं, चलिए वेरी गुड। यहाँ पे प्राइस राइज होता है एक्सटेंशन में, और कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस फॉल होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ? बस सर इतना बहुत है सर, परेशान मत होइए। एक चीज आपको और बता देता हूं, एक्सटेंशन के केस में चिल्ड्रन प्रॉफिट्स ऑल्सो राइज अप। समझ में आ गया बच्चों? और कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्रॉफिट फॉल्स। सर कैसे? भाई आप ज्यादा बेचोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, अज्यूमिंग कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है। सो दिस वाज द कंपैरिजन between extension and contraction. First 3 points mentioned the so-called similarities, and next 4 mentioned the differences. समझ में आ गई बच्चों बात? झटपट लिखने इसको। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। यस सर। सबने कॉपी कर लिया हो तो मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। इफ ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस गई भाड़ में, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गया भाड़ में। रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस याद रखनी है, इनपुट कॉस्ट याद रखनी है, गवर्नमेंट पॉलिसी याद रखनी है, साइज ऑफ द फर्म, नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में कितनी याद रखनी है। अगर इनकी वजह से कुछ हो एंड नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट, विलिंगनेस हमारी बढ़ जाती है, तो वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? इंक्रीज। और कम हो जाती है तो डिक्रीज। गॉट इट? चलिए, सो इफ मार्केट में गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे दे, आई रिपीट हमें सब्सिडी दे दे, तो वी शैल बी विलिंग टू सेल मोर। इट इज इंक्रीज चिल्ड्रन। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, चाइना से रॉ मटेरियल खरीदने लग गए, पहले यूएस से खरीदते थे, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, वी विल बी विलिंग टू सेल मोर। मिनट मेड सस्ता बिक रहा है, इसलिए कोक वाले कोको कोला को ज्यादा बेचेंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स गवर्निंग इंक्रीज इन सप्लाई। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, हमारी मैन्युफैक्चरिंग लैंडिंग कॉस्ट मार्केट में बढ़ गई, प्रॉफिट गिरेगा, वी विल बी विलिंग टू सेल लेस। मिनट मेड महंगा बिक रहा है, तो कोक को हम थोड़ा सा कम बेचेंगे। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। समझ में आई बच्चों बात? चलिए, तो आपके सामने आ गया बच्चों सो कॉल्ड सेम ग्राफ। हमने लास्ट लेक्चर बनाया था, हमारा ग्राफ थोड़ा बेटर था। ये 2 पॉइंट एक्सप्लेनेशन है जो जनरली 12th की बुक्स में होता है। आई गेव 3 पॉइंट एक्सप्लेनेशन। कैसे साबित करेंगे कि प्राइस इज नॉट द रीजन? 20 रुपए में आप 4 यूनिट्स बेचने की चाहत रखते हैं, प्राइस इज सेम बट यू आर विलिंग टू सेल हाउ मेनी चिल्ड्रन? 6। तो सेम प्राइस पे आप ज्यादा क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि इसका दाम गिरेगा, इसलिए आज आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक बेच के अपना गोडाउन खाली कर देंगे। पहले 20 रुपए का जब आप बेचते थे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 16 रुपए होती थी, आज आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12 रुपए हो गई है, तो प्रॉफिट हैज गॉन अप, यू विश टू सेल मोर। इसका जो रिलेटेड कमोडिटी है वो बिक रहा है थोड़े सस्ते में, तो आप इसको महंगे में ज्यादा बेचना चाहते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी, तो योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैज गॉन डाउन, प्रॉफिट मार्जिन्स हैव गॉन अप, दैट्स व्हाई वी विश टू सेल।
समझे बात को या नहीं समझे बात को? समझ में आ गया बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, इसी का ऑपोजिट चल रहा है। 20 रुपए की कमोडिटी मार्केट में बिक रही थी, वी प्लान्ड टू सेल हाउ मेनी? 4। बट अब हम 2 क्यों बेच रहे हैं? गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया ज्यादा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी हो गई, प्रॉफिट हैज गॉन डाउन, तो क्यों हम ज्यादा बेचेंगे? इसका रिलेटेड कमोडिटी महंगा बिक रहा है, तो उसको बेच के हम ज्यादा कमाएंगे, इसको नहीं बेचेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। लाइक आप चाट की दुकान पे जाइए, आपने अगर पानी पूरी खा ली, तो फिर आपने चाट वाले से बोला 2 पत्ता टिक्की लगा देना, उसके बाद वो आपसे कभी ये नहीं कहेगा और पानी पूरी खाएंगे, वो कहेगा कुछ दही बड़ा लगा दें, कुछ करेला खस्ता लगा दें, क्योंकि उनकी वैल्यू प्राइस ज्यादा है, उस पर उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? गॉट इट? नेक्स्ट चिल्ड्रन, 20 रुपए सेम प्राइस था, हम क्यों कम बेच रहे हैं? 2 फैक्टर्स तो मैंने बता दिया आपको। हमें लग रहा है भविष्य में इसका दाम बढ़ेगा, तो स्टॉक रोक के रखो, फ्यूचर में जब बढ़ेगा तब हम इसको ज्यादा बेचेंगे, और आज कम बेचेंगे। बातें समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो आपने लिखा भी था, इसलिए इसमें कुछ खास काम नहीं करना। क्या करेंगे हम बच्चों? कंपेयर किसको किसको? इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो डिफरेंसेस भी होंगे, सिमिलैरिटी भी होंगी। चलिए, दोनों केसेस में सिमिलैरिटी इज, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? अदर फैक्टर्स। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? डू नॉट अप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई। यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई लागू होता ही नहीं है। समझ में आ गया? दीज आर द सिमिलैरिटीज। एक डिफरेंस भी लिख लेते हैं। In case of increase, the shift word, sorry, the shift is what children? It is rightward. And in case of what is called as decrease, the shift is leftward. So A and B were the similarities, children. C and D were the differences. खोपड़े में बात गई। नेक्स्ट, अगली सिमिलैरिटी, न्यू सप्लाई कर्व दोनों जगह आपको मिलेगा। समझ में गए बच्चों? न्यू सप्लाई कर्व दोनों जगह मिलेगा। और कोई पॉइंट आप सोच पा रहे हैं बच्चों? और कोई पॉइंट सोच पा रहे हैं? देखिए आपके सामने ही है। क्या आप और कोई पॉइंट सोच पा रहे हैं बच्चों? सामने नजर आ रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, वो अर्जुन वाली आंख। Price is constant. यस यस, एक्सेलेंट। प्राइस सेम, इस कांस्टेंट में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता, मैंने डिस्काउंट ले लिया। प्राइस इज सेम। चलिए, दिमाग लगाएंगे तो आंसर आएगा, क्योंकि सारी चीजें इंसानों ने ही डिस्कवर की है इस धरती पे, और कोई भी मंकी तो है नहीं हमारी क्लास में। हाँ कृष्ण जी, मेरे को बताएंगे तो प्राइस मिलेगा। हाँ, और बताइए क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस? क्या क्या क्या? चलिए, एक जगह क्वांटिटी राइज करेगी और एक जगह फॉल। कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा ना आपसे, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी थोड़ी सी, यहाँ तक के लिए ठीक है। क्वांटिटी राइज करेगी इंक्रीज के केस में बच्चों, और फॉल करेगी डिक्रीज के केस में। और कुछ? और कुछ बताइए जी। वेरी गुड। प्रॉफिट्स सो कॉल्ड वेरी करेंगे। इंक्रीज इन सप्लाई में प्रॉफिट बढ़ेगा, और डिक्रीज इन सप्लाई में प्रॉफिट घटेगा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, हल्ला मचाइए एच से। और कुछ? लोग कह रहे हैं सर ये तो वही हो गया, वांट्स आर रेकरिंग इन नेचर, वन वांट फिनिशेस अदर अराइजेस। एक आंसर मिल गया, अब आपको दूसरा चाहिए, बड़े भुक्कड़ टाइप में यहाँ। चलिए, समझ में आया तो लिख लीजिएगा, नहीं तो इतना तो लिख ही लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है ये। क्विकली चिल्ड्रन। चलिए बच्चों, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सपेंशन। एक एग्जांपल लिख दूं पहले इंक्रीज और एक्सपेंशन का बच्चों, और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो इफ आई से कि मार्केट में 10 रुपी प्राइस है, चलिए बच्चों, एंड वी विश टू सेल 100 यूनिट्स, प्राइस इज स्टिल 10, एंड वी विश टू सेल 140। तो ये एग्जाम्पल हो गया इंक्रीज का बच्चों, करेक्ट। एक्सपेंशन का क्या एग्जाम्पल बनेगा? प्राइस बढ़ के 12 हो गई, एंड वी विश टू सेल 140।
इज दैट अंडरस्टूड? चलिए इनको बच्चों कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंपेयर। तैयार है एवरीबडी? तैयार है सब लोग बच्चों? यस सर। चलिए, चार तो मिल ही जाएंगे। सो कॉल्ड कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा यहाँ पे। INC इंक्रीज, EXP या EXT एक्सटेंशन। तैयार बच्चों? here it is called as other factors and here it is price। पहला डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? बच्चों पहला डिफरेंस समझ में आ गया? here it is no application of law of supply, here it is the application of law of supply। here price is constant, here price rises। new supply slope, old supply slope। समझ में आ गया? एक और डिफरेंस लिख देते हैं। यहां पे मूवमेंट होगा व्हाट इज कॉल्ड एज राइटवर्ड, और यहां पे मूवमेंट होगा चिल्ड्रन अपवर्ड। कोई डाउट किसी को चिल्ड्रन? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? नो सर। चलिए, समझ में आ गया? F पॉइंट सिमिलैरिटी चिल्ड्रन, here also quantity rises and here also quantity rises। G पॉइंट, ज्यादा बेचेंगे चाहे सेम प्राइस पे या बढ़ी हुई प्राइस पे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अभी आपने मार्केट फॉर्म्स तो नहीं पढ़ा, बट मैंने 11th क्लास में बेसिक टर्म्स पढ़ाया था, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा सा याद है। अगर आपने बढ़ी हुई प्राइस पे कुछ ज्यादा बाजार में बेचा बच्चों, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? बट ज्यादा प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब बढ़ी हुई प्राइस पे ज्यादा बेचेंगे या सेम प्राइस पे ज्यादा बेचेंगे? बढ़ी हुई प्राइस पे। तो यहां पे आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा चिल्ड्रन? सुपर नॉर्मल। कहने का मतलब सर ये काम तो मोनोपोली में हो सकता है या मोनोपोलिस्टिक में हो सकता है, जहां पे आप ही एक सेलर हैं या आप जैसी कमोडिटी दूसरे के पास एग्जैक्टली नहीं है। मैं एलजी का टीवी बेच रहा हूं, आप सोनी बेच रहे हैं, मेरी मोनोपोली एलजी में है, आपकी सोनी में है, तो टेलीविजन मार्केट मोनोपोलिस्टिक हो गया। मैं ही टीवी बेच रहा हूं और कोई टीवी बेचता ही नहीं है, तो जिस दाम पे चाहे उस दाम पे बेचूंगा। समझ में आई बच्चों बात? तो ये चीजें क्रॉस कनेक्ट है, और ये क्रॉस कनेक्ट तब स्टैब्लिश होगा, स्पेशली पॉइंट जी और एच का चिल्ड्रन, जब आप ढेर सारे चैप्टर्स को स्टडी करके कोरिलेट करेंगे। बस यहीं पे बच्चा फंस जाता है एग्जाम में। जिसने इस बात को समझ लिया वो एमसीक्यू कभी गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि एमसीक्यू एक कॉन्सेप्ट में नहीं आता, इट इज बेस्ड ऑन क्रॉस कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन। एक सप्लाई का चैप्टर उठा लिया, एक मार्केट फॉर्म उठा लिया, आपने तो अलग अलग पढ़ा, कभी आपने एक साथ उसकी रिहर्सल की नहीं। समझ में आ गया? तो प्राइस पहले भी 10 था, अभी भी 10 था। पहले भी 9 रुपए की कमोडिटी बनती थी, आज भी 9 की बन रही है। बट पहले 1 रुपए कमाने के लिए 100 यूनिट्स बेचते थे, अब 1 रुपए कमाने के लिए 140। तो पर यूनिट प्रॉफिट इज नॉट इंक्रीजिंग। आई रिपीट चिल्ड्रन, पर यूनिट प्रॉफिट इज नॉट इंक्रीजिंग। तो आप इस प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा बच्चों? नॉर्मल। और ये जनरली किस मार्केट में होता है? द आंसर इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। समझ में आ गया? तो आपसे पूछ सकते हैं, फिनोमेना ऑफ एक्सटेंशन इन सप्लाई इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड एज अ पीरियड ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब देखिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सच सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्नड इन विच मार्केट? अब बच्चे ने पहला पार्ट पढ़ा क्वेश्चन का और आखिरी पढ़ लिया, और वो कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जैसा तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन तो बेवकूफ बना रहा है। स्टार्टिंग में क्या लिखा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ एक्सटेंशन। इज दैट क्लियर? ये पागल बनाने वाली लाइन थी। दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट इज जनरली सीन इन विच टाइप ऑफ मार्केट? तो आपको एक्चुअली प्रॉफिट और मार्केट को लिंक करना, स्टार्टिंग की तो लाइन किसी काम ही की नहीं है आपकी, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? और बच्चे कहते हैं कि आईएससी में पेपर बहुत टफ आ गया, सीबीएसई में पेपर बहुत आसान आ गया। ऐसा नहीं है, पढ़ने लिखने वाले के लिए सब आसान है, ना पढ़ने वाले के लिए सब डिफिकल्ट। हाँ, इस साल का बिहेवियर
जो आप इकोनॉमिक्स के पेपर का देखते हैं, डेफिनेटली आईसी का पेपर डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, बट अगर आपने इस अप्रोच से पढ़ाई किया तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो 90 पर पूरे उसमें आएंगे। इस तरह से कोई भी नहीं पढ़ता ना। प्रॉब्लम हमारे देश में भी यही हो रही है। एनईपी को लाने की क्यों जरूरत पड़ी? यही जरूरत पड़ी कि भाई हमारे बच्चों को टीचर से रटा देते हैं चीजें, और 99% बच्चा भी रटने को तैयार है, क्रॉस कनेक्ट कोई पढ़ने नहीं चाहता। और वो तब पढ़ेंगे जब आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे, जब आप रिसर्च करेंगे। तो पूरी स्लाइड में, पूरे नोट्स में ये कंपैरिजन इस तरह का ही नहीं, कंपैरिजन है बट इस तरह का है ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया कोई किताब ले आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये कंपैरिजन आपको मिलेगा ही नहीं लास्ट का 2 लाइन। तो अभी कितनी बातें हम इस पे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड थोड़ा और आगे भी पढ़ लें। अभी इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए, परफेक्ट की स्पेलिंग जरा ठीक कर दी जाए। डन चलन? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? चलिए, लिख लिया सबने? शुड आई क्लियर द स्क्रीन इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड? चलिए, तो ये सब अब बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब बता ही दिया मैंने आपको। अगले कंपैरिजन पे आते हैं बच्चों। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई? चलिए, ने सारी चीजें क्लियर हो गई? पक्का? चलिए, नोट्स में सब मिल जाएगा, परेशान मत होइए, बट हम ऑलरेडी सब साथ साथ लिखते भी जा रहे हैं। नाउ वी हैव द डिफरेंस इन व्हाट चिल्ड्रन? व्हाट? डिक्रीज एंड, डिक्रीज एंड व्हाट चिल्ड्रन? डिक्रीज एंड व्हाट? डिक्रीज एंड व्हाट चिल्ड्रन? कॉन्ट्रैक्शन। मार्किंग के लिए तैयार हो जाइए। प्राइस एंड क्वांटिटी। 10 रुपए का था, 100 यूनिट बेच रहे थे, अभी भी 10 का है। विश टू सेल ओनली 90। वाई सर, वाई? वाई इसलिए क्योंकि चाय नहीं पी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लग रहा है फ्यूचर में इस कमोडिटी का दाम बढ़ेगा, एट दैट टाइम वी प्लान टू सेल दिस। अभी थोड़ा स्टॉक रोक के रखो, कम बेचो। इसका जो रिलेटेड कमोडिटी है वो महंगे में बिक रहा है, तो उसको बेच के बिजनेसमैन ज्यादा पैसा कमा रहा है, इसको तो कस्टमर को बता ही नहीं रहा कि हम ये भी बेचते हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे टैक्स रेट ज्यादा लग गया, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी विल गो डाउन, तो हम कम बेचेंगे। रॉ मटेरियल पहले पड़ोस देश अफगानिस्तान से आता था, अब रशिया से लेके आना पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैज गॉन अप, प्रॉफिट्स हैव गॉन डाउन, इसलिए हम कम बेच रहे हैं। समझ गए बात को? चलो, एंड व्हाट इज दिस थ्योरी? 10 रुपए का है, 100 बेच रहे हैं, प्राइस गिर के 90 हो गया, वी विश टू सेल ओनली 70। सो प्राइस की वजह से है तो इट इज कॉन्ट्रैक्शन, अदर फैक्टर्स की वजह से है तो डिक्रीज। समझने को तैयार कंपैरिजन बच्चों? समझने को कंपैरिजन तैयार हो गए बच्चे? चलिए, तो बस उन्हीं पॉइंट्स को लिख देना है बच्चों, कुछ खास है नहीं। एक्सटेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन। रेडी चिल्ड्रन? रेडी? डिक्रीज इज ड्यू टू व्हाट चिल्ड्रन? अदर फैक्टर्स। और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से? प्राइस। डिक्रीज पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता, बट कॉन्ट्रैक्शन पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है। डिक्रीज के केस में प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। कॉन्ट्रैक्शन प्राइस फॉल की वजह से होता है चिल्ड्रन। कॉन्ट्रैक्शन में आप कोई भी नया सप्लाई कर्व नहीं बनाते हैं, उसी में सो कॉल्ड आप शिफ्ट हो जाते हैं। कहां पे बच्चों? डाउनवर्ड। कहां पे शिफ्ट हो जाते हैं? डाउनवर्ड। और डिक्रीज के केस में यू शिफ्ट वेयर चिल्ड्रन? लेफ्टवर्ड। इन केस ऑफ डिक्रीज चिल्ड्रन, आपकी क्वांटिटी फॉल करती है, और यहां पर भी आपकी क्वांटिटी फॉल करती है। दिस इज द सिमिलैरिटी। डिक्रीज में नॉर्मल प्रॉफिट होगा बच्चों, बट ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्शन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। यहां पे भी या तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या माइट बी पॉसिबल फर्म में सफर व्हाट चिल्ड्रन? लॉस। इज दैट क्लियर? अब देखिए, उसी का रिवर्स यहां पे काम नहीं कर रहा बच्चों, यहां पे चीजें बदल गई। वहां पे इंक्रीज और एक्सपेंशन में प्रॉफिट फर्क हो गया, तो वो डिफरेंस था। यहाँ पे दोनों जगह आप मिनिमम ही कमाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट सिमिलैरिटी बन जाती है, बट वहां पे प्रॉफिट डिफरेंस बना था। ओके, इसीलिए इसको बिहेवियरल साइंस बोलते हैं। डिक्रीज और सो कॉल्ड यहाँ पे भी मोनोपोली है, इसीलिए आपने दाम कम कर दिया कि भाई हमारा कस्टमर हमसे ही खरीदे, कहीं और भाग
ना जाए। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? झटपट कॉपी फास्ट, बी वेरी क्विक। चलिए बच्चों, तो ये है डिफरेंसेस चिल्ड्रन, ऑलरेडी डन, तो कुछ खास है नहीं, कुछ खास है नहीं, सब सेम ही है। चलिए, मजेदार कंटेंट। वहां पढ़ा था व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड्स, यहां पढ़ेंगे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। नो नो नो, वहां पढ़ा था व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, यहां पढ़ेंगे व्हाई डज सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड्स। लिख दीजिए बच्चों। सो एक तो सिंपल सी कहानी है, ये सबको आती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। 10 रुपए की कमोडिटी है, 200 पीसेज आर बीइंग सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 रुपए था, प्राइस 12 रुपए हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टिल 10 है। पहले 2 रुपए कमा रहे थे बच्चों, अब 4 रुपए कमाएंगे और कोशिश करेंगे और ज्यादा बेचने की। तो 2 रुपए कमा रहे थे, 200 यूनिट्स बेच रहे थे, प्रॉफिट वॉज 400 रुपीज। 4 रुपए कमा रहे हैं, 400 बेचेंगे, प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो गया, 1600 रुपए हो गया। पहला रीजन तो यही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन द प्राइस इन द मार्केट गोज अप, प्रॉफिट पर यूनिट आल्सो rises. So it gives a motivation to the seller, an incentive to have more profits. That's why he'll be willing to sell more. As a result, quantity rises. समझ गए इस बात को? क्वेश्चन लिखिए, इस एग्जाम्पल को कॉपी करिए फास्ट। So let's understand the fact children, किस वजह से सप्लाई कर्व डाउनवर्ड सॉरी अपवर्ड स्लोप होता है। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें तो पॉइंट्स ही कुछ और हैं, आखिरी वाला पॉइंट आपको याद आ रहा है? मोर प्रॉफिट, ये आप कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? स्टॉक रिडक्शन, अगर मार्केट में सो कॉल्ड प्राइस लेट अस से 10 रुपए थी एंड वी वर सेलिंग 200 यूनिट्स, अब मार्केट में प्राइस 12 रुपए हो गई और हमें लग रहा है कि कल को हो सकता है दाम गिर जाए, प्राइस गिर जाए तो नुकसान हो जाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए मोर क्वांटिटी मार्केट में सेल कर देंगे। इज दैट क्लियर? जब मार्केट में प्राइस बच्चों 10 रुपए से 12 रुपए हुई, तो जो न्यू बिजनेसमैन हैं, दैट इज न्यू फर्म्स, दे एक्चुअली सी एन अपॉर्चुनिटी। आई रिपीट चिल्ड्रन, दे एक्चुअली सी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं तो इंडिया में स्ट्रीट फूड तो था, बट वैसा नहीं था जैसा आज है। आजकल ये हर दूसरे ठेले पे आपको फ्रेंच फ्राइज मिल जाएगा, मोमोज मिल जाएगा, एक वो कबाब पराठा आजकल काफी मिलने लग गया है। तो ये चलन थोड़ा सा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? बिकॉज स्ट्रीट फूड का चलन इंडिया में क्यों बढ़ा? रीजन बीइंग कि लोगों को लग रहा है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा है। तो एक ठेला लगा, 4-5 लोग देखा यार ये बहुत पैसा कमा रहा है, 5 में से एक आदमी कल एक ठेला और लगा लिया। इस तरह से मार्केट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और पूरे ठेले लग गए। और ये हिंदुस्तान में हर जगह चलता है। आप नोएडा चले जाइए, आप बेंगलुरु चले जाइए, और इन सब ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की बैंड बजा दी है। इज दैट क्लियर? चलते भी सब है। और चलते भी समय क्यों? लोग खब्बर टाइप के हो गए, खुब्बर टाइप खूब खाते हैं, खूब खाते हैं। गॉट इट क्लियर? पहले मान लीजिए मोमोज खा लिए तो पेट भर गया, अब मोमोज भी खाना है और चाउमीन भी खाना है। और उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है? डॉक्टर का। तो लोग सोच रहे हैं चलो एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाए। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसको खा के मरेगा तो कोई नहीं, बट नॉर्मल बीमारियां लगती रहेंगी, तो वो एमबीबीएस इलाज कर देगा। तो जब मार्केट में दाम बढ़ता है, न्यू फर्म्स फाइंड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट, इसकी वजह से वही बाजार चली आती है। तो पहले 10 रुपए पे मान लीजिए 20 दुकानदार थे और वो 200 यूनिट बेच रहे थे, प्राइस बढ़ा, न्यू फर्म्स को लगेगा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, 10 दुकानदार और आ गए बाजार में, तो टोटल सप्लाई गोज अप। जिसके पास कोई काम नाम नहीं होता, कुछ पढ़ाना जानता है, वो एक कोचिंग खोल लेता है। तो इसीलिए कोचिंग भी इंडिया में काफी मशरूम कर रही है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर चिल्ड्रन? तीनों बातें समझ में आ गई? प्लीज कॉपी दिस एग्जाम्पल। चलिए हैंड इन हैंड एक बात और समझा देता हूं। टेक एन एग्जाम्पल की प्राइस बढ़ने की बजाय घट गया, तो जब प्राइस घट जाएगा तो एग्जिस्टिंग फर्म्स का भी प्रॉफिट गिरेगा। जो पुरानी है शायद वो सर्वाइव कर जाएं, जो अभी भी आई थी ये सोचकर कि दाम बढ़ा है चलो चले मार्केट में बिजनेस करेंगे, बट प्राइस गिरने की वजह से देयर प्रॉफिट्स वुड गो डाउन। एज अ रिजल्ट जो अपॉर्चुनिटी थी
वो अपॉर्चुनिटी की जगह डिसएडवांटेज पोजीशन आ गया। तो यहाँ पे सप्लाई चिल्ड्रन बढ़ी थी, यहाँ पे सप्लाई वापस से घट जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज एग्जिट। तो यू कैन से एडिशनल एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? लिख लिया सबने एग्जाम्पल? लिख लिया? चलिए। तो 90s के दौर में बच्चों एक स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस बड़ा पनपा था, फोटोकॉपी मशीन का और पीसीओ का। पीसीओ जानते हैं क्या होता है? पब्लिक कॉल ऑफिस। उस जमाने में लोगों के घर में लैंडलाइन फोन्स नहीं हुआ करते थे, और कम से कम 6-6 8-8 महीने की सोर्स लगती थी नेताजी से कि आपके घर में टेलीफोन कनेक्शन लग जाए। तो फोन करने के लिए लोगों को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना पड़ता था। आईएसडी कॉल, एसटीडी कॉल आज तो घर बैठे आपके मोबाइल से हो जाएगी, नहीं तो एसटीडी बुक कराना पड़ता था। ये सर ये क्या होता है? ये बात मैं आपको और पहले की बता रहा हूं, लेटेस्ट से 80s की। अगर आपको किसी से दूसरे सिटी में बात करनी है तो आपको पहले एक नंबर पे कॉल करना होता था, आपको बताना पड़ता था इस नंबर पे हमारी कॉल कनेक्ट कर दी जाए, तो वहां पे ऑपरेटर वो नंबर डायल करके आपको कनेक्ट करवाती थी। मतलब जो कॉन्फ्रेंसिंग आज आप खुद करते हैं वो कॉन्फ्रेंसिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बीएसएनएल करवाता था। वो आपकी पूरी बात सुनते थे और रजिस्टर में नोट करते थे, घड़ी देख के कितने मिनट आपने बात की, तो आपके घर में बिल आता था फिर। और वहां पे होती थी सेटिंग, 15 मिनट आपने बात की, और वहां पे जो ऑपरेटर बैठा है या बैठी है उनसे कह दीजिए भाई 2 ही मिनट लिखना, 5 ही मिनट लिखना। तो 15 मिनट की बात का वहां नोट होता था 5 मिनट, बिल आता था आपको 5 मिनट का, बात आपने की 15 मिनट, पैसा आपको देना पड़ता था 7 मिनट का। सर मतलब 2 मिनट का वो ऑपरेटर को घूस। ये सिस्टम इंडिया में था। आईएसडी कॉल्स तो 94 95 तक चल रहे हैं। आप अपने लैंडलाइन फोन से घर में कर ही नहीं सकते थे, सिर्फ एसटीडी एक्टिवेट हुआ था। तो पीसीओ वाज पब्लिक कॉल ऑफिस, एसटीडी वाज सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और आईएसडी वाज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डायलिंग। तो अब तो आईएसडी वगैरह सब फोन से हो जाता है, तो हमने तो जमाना भी देखा हुआ है बेसिकली। खोपड़े में बात गई। इमरजेंसी में तो आदमी निपट ही जाता था। टेलीग्राम वगैरह हुआ करता था, खैर वो टेलीग्राम ऐप नहीं जो आ जाता है, व्हाट इट वो जो एक मशीन होती थी उसमें आप शॉर्ट मैसेजेस दे सकते थे, फैक्स मशीन टाइप आप बोल सकते हैं, मतलब फैक्स का एकदम पुराना टाइप का फॉर्म। हाँ तार आया है, जैसे वो आपने देखा होगा केसरी मूवी में जो मैसेज आता था ठक 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 वाली मशीन होती थी ना, शिप्स वगैरह में आज भी चलता है। ओके, तो वो सिस्टम हुआ करता था उस जमाने में। टेलीग्राफ बोलते थे। टेलीग्राफ नहीं, मोर्स लैंग्वेज इज डिफरेंट, तो हाथ वाली होती है, टेलीग्राफ बोलते थे उसको। तो पब्लिक कॉल ऑफिस बच्चों बहुत चला करता था। अभी देखा है किसी ने पब्लिक कॉल ऑफिस? गीतिका जी, हार्दिक जी, पापकी जी, तुषार जी, वंशी देखा है कभी? पीपल ऑन द हॉट सीट नो कभी देखा है? नहीं देखा, टीवी में देखा है। नो अच्छा वो देखा होगा टीवी में, वो एक हीरो गया या हीरो का कोई चेला बात करने पुलिस को बुलाने, उसका ट्रक आया धड़ाम से उसको उड़ाते हुए चला गया, वो होता था ना। हाँ तो वैसे ही हुआ करते थे। तो बड़े शहरों में तो बीच बीच में लगे होते थे, शहरों में सड़क वगैरह पे। छोटे शहरों में लोगों ने इसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो एक टाइमर होता था और एक फोन होता था, आप जितनी देर कॉल करेंगे पर 3 मिनट के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ता था। हाँ होटल रेस्टोरेंट रखे रहते थे। अब ये बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो गया। तो उन लोगों ने क्या किया, जब उनको लगा कि भाई हर इंसान के पास मोबाइल आ गया, घरों में फोन लग गए, तो कोई वहां आता ही नहीं था, तो प्रॉफिट्स वेंट डाउन, तो फर्म्स की क्या हो गई? एग्जिट हो गई। तो सर अब क्या वो कटोरा लेके मंदिर के सामने बैठे? नहीं, किसी ने मोबाइल फोन का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, किसी ने एक्सेसरीज बेचनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके पास कस्टमर्स उस तरह के थे। फिर मोबाइल रिचार्ज का बिजनेस बीच में आया, तो वो लोग मोबाइल रिचार्ज का काम करने लग गए। अब मोबाइल रिचार्ज का भी काम खुद ही आप कर लेते हैं, तो नाउ दे आर सेलिंग मोबाइल फोन देन मोबाइल एक्सेसरीज। कुछ लोग कोरियर का काम करने लग गए हैं। तो ये पैराडिग्म शिफ्ट आता रहता है इंडस्ट्रीज में चिल्ड्रन। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद ज्यादा होती है तो और फर्म्स आ जाती हैं और सप्लाई बढ़ जाती है, और वो प्रॉफिट जब कम होने लग जाता है, लॉस होने लग जाता है, तो फर्म्स एग्जिट हो जाती है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्वेरीज टू एनीबडी चिल्ड्रन? चलो आगे। चलिए। हाँ कृष्ण जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। कि जैसे एडिशनल एग्जिट और एंट्री और एडिशनल एग्जिट नहीं, एडिशनल एंट्री और एग्जिट। हाँ तो सर जैसे when the demand will be created the price will go high हाँ ठीक है, and therefore the new firms will come in, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ ज्यादा बढ़ेगा। create excess supply हाँ and thus after equilibrium तो फिर वो नीचे आ जाएगा, वो चलता रहता है। हाँ वो चलता रहता है, ये सब तो चलता ही रहेगा भाई। जब मैंगो लॉन्च होता है हर साल, तो 200 रुपए किलो रेट होता है इंडिया में, 250 रुपए किलो भी होता है। एल्फेंसो है तो 1200-1500 रुपए किलो हो गया। और जब पहली बरसात हो जाती है
और आम खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो 200 रुपए किलो वाला था वो 80 में तो बहुत दिन से बिक रहा है, ये 40 में आ जाएगा। फिर नई ब्रीड आएगी, दशहरी आम आ गया, तो उसकी डिमांड ज्यादा, उसका प्राइस ज्यादा। फिर वो धीरे धीरे कम होगा, प्राइस गिरेगा, तो फिर दूसरी नई ब्रीड आ जाएगी। तो डिमांड सप्लाई का खेल चलता रहता है। चलिए, सो ये बात समझ में आ गई बच्चों। जब भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, बिजनेसमैन सोचेगा ज्यादा ज्यादा बेच के ढेर सारा प्रॉफिट कमा ले, इसलिए वो अपने स्टॉक को रिड्यूस करता है और अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेता है। और जब प्राइस डिक्रीज होती है, वो कहता है कम से कम बेचो, ज्यादा से ज्यादा रोक के रखो, कल को दाम बढ़ेगा तब ज्यादा बेचेंगे। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? चलिए, एडिशनल एंट्री और एग्जिट मैंने आपको बता दिया। जब भी प्रॉफिट की सिचुएशन आएगी, द न्यू फर्म्स विल एंटर द इंडस्ट्री। और जब वो प्रॉफिट गिरेगा या लॉस होगा, एफिशिएंट फर्म्स तो रहेंगी, बट बाकी सारी फर्म्स भाग जाएंगी। और भाग जाएंगी मतलब बिजनेस ही बंद कर देंगी। और जो अच्छी वाली है, जो झेल सकती है थोड़ा सा नुकसान, वो अपनी थोड़ी सी सप्लाईज को अगेन कम कर देंगी। समझ गए बच्चों इस बात को? कुछ सोच के टेम्पररी आते हैं, जैसे हाँ, कुछ सोच के टाइम, जैसे पटाखे वाले, वो आते ही 3 दिन के लिए बिजनेस करने हैं। ओके, मोर प्रॉफिट। समझ गए बच्चों? प्राइस बढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेनिंग सेम, प्रॉफिट पर यूनिट विल राइज एंड वी विश टू सेल मोर। प्राइस घटा, सीओपी सेम था, कमाई पर यूनिट कम हो गई, सेलर्स वुड रिड्यूस। यहां तक का ज्ञान सबको समझ में आ गया? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। तो थोड़ा सा पैचअप कर लें। ये तो सप्लाई है, इंडिविजुअल मार्केट आपको बता दिया मैंने बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आफ्टर वी हैव डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आपने पढ़ा था सप्लाई की फंक्शन से। सर इसमें डिटर्मिनेंट्स बड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। यस, ज्यादा ही हैं। आपको मैं पहला वाला पढ़ा चुका हूं, व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। रिलेटेड गुड्स भी आप पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ फर्म्स, जब फर्म्स बढ़ेंगी चिल्ड्रन, तो मार्केट में सप्लाई भी बढ़ जाएगी। और फर्म्स कब बढ़ेंगी? जब प्रॉफिट की उम्मीद ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? फर्म के 3 गोल्स होते हैं चिल्ड्रन। पहला गोल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दूसरा गोल होगा फर्म का रिस्क को मिनिमाइज करना, और एक गोल और है, वो यहां नजर नहीं आ रहा, मैं लिख देता हूं, दैट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो अगर कोई भी फर्म चाह रही है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरह कि हमको नंबर 1 बनना है मार्केट में, तो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए आपको क्वांटिटी तो बच्चों ज्यादा बेचनी पड़ेगी, बट पर यूनिट आपका जो प्रॉफिट होगा, यू नीड टू रिड्यूस इट। तो अगर आप ज्यादा बेचना चाहते हैं तो कम प्राइस पे बेचिए, तभी बिकेगा। और अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप प्राइस को ज्यादा रखिए। और अगर रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हैं तो रिसेशन की कंडीशन में आप उतने ही यूनिट्स बेचें जिसमें आपके खर्चे निकल जाएं। क्योंकि अगर आपने रिसेशन में सस्ते में ज्यादा स्टॉक बेच दिया, कल को जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी पूरा का पूरा खत्म हो चुका होगा, क्योंकि आपने तो सस्ते दाम पे सब बेच के क्लियर कर दिया। इज दैट अंडरस्टूड? गोल ऑफ द फर्म समझ गए बच्चों? चलिए, एफओपीज, अगर इनपुट प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। समझ में आ गया? और अगर इनपुट प्राइस बढ़ेगा बच्चों, तो क्वांटिटी सप्लाइड विल गो डाउन। वाई सर? वाई सर? बिकॉज इनपुट कॉस्ट बढ़ने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो आप कम बेचेंगे। इनपुट कॉस्ट घटने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो आप ज्यादा बेचेंगे। ओके, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आपके पास अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई वुड इंक्रीज, और अगर आपके पास बकवास टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई वुड डिक्रीज। आपको लग रहा है आज किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए है और कल को आने वाले टाइम में ये 12 रुपए हो जाएगा, तो टुडे यू विल सेल लेस एंड इन फ्यूचर यू विल सेल मोर। और अगर लग रहा है कि आज प्राइस 12 रुपए है और आने वाले समय पे 9 रुपए हो जाएगा, तो हम कल को कम बेचेंगे और आज ज्यादा से ज्यादा बेच देंगे। ओके, समझ गए बच्चों? टैक्स और सब्सिडी आपको बताया जा चुका है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। नेचुरल फैक्टर, गल्फ कंट्री का नाम सुना है चिल्ड्रन? दे स्पेशलाइज इन व्हाट? क्रूड ऑयल। कुछ भी प्राइस हो, गल्फ कंट्री की सप्लाई ज्यादा होगी, और सो कॉल्ड इंडिया की क्रूड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो अगर नेचुरल फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं तो सप्लाई वुड इंक्रीज। अगर नेचुरल फैक्टर्स फेवर नहीं कर रहे, कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट, फ्लड, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, व्हाट विल हैपन? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल गो डाउन। समझ गए बच्चों?
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर बढ़िया है तो सप्लाई वुड इंक्रीज, और अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एकदम बेकार है तो सप्लाई वुड बी लेस। ब्रिटिशर्स ने इसीलिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में किस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फ्लरिश किया था? रेलवेज को। खोपड़े में बात गई। यहाँ पे आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, केस स्टडी बना देंगे 2 लाइन की इसके ऊपर, कि एडवांसमेंट ऑफ रेलवेज विच लेड टू द ब्रिटिश एरा वाज फॉर व्हाट पर्पस? 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। टू इंक्रीज द डिमांड, टू इंक्रीज द सप्लाई, टू सो कॉल्ड मैनेज द प्राइसेस, नन ऑफ दीज। तो आपका जवाब क्या होगा? टू इंक्रीज द सप्लाई। तो ऐसा नहीं कि 11वीं की आइडिया आपको काम नहीं आएगी, वो भी काम आएगी। फाइन। तो अब तोते की तरह रट के नहीं कि बस जो सिलेबस था उसको पढ़ के गए और एग्जाम देके चले आए, कुछ नहीं होने वाला, आपको सब आना चाहिए। अब चलिए बच्चों, लॉ ऑफ सप्लाई ये सब आप पढ़ चुके थे, अजम्पशंस हो चुका था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिल्ड्रन, टाइम पीरियड। 3 बार पढ़ाऊंगा इसको मैं आपको। एक बार तो 11th में पढ़ाया था आपको, एक बार आज पढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन में एक बार फिर पढ़ेंगे, और इलास्टिसिटी में आपको फिर इसको पढ़ना पड़ेगा। अपनी कॉपी ओपन करें और वहां पे हेडिंग लिखें टाइम पीरियड एंड सप्लाई। क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? टाइम पीरियड एंड सप्लाई। रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। वी हैव लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वी हैव लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, we have capital as a factor of production, and we have entrepreneur as a factor of production. मेरी राइटिंग टेक्निक में आपको नजर आया होगा, मैंने लेबर को एक टीम में रखा है और कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर को अलग रखा है। इसके लिए कीवर्ड है एल, इसके लिए कीवर्ड है के। ये सर के कहां से हो गया? के इज फॉर कैपिटल। कार्ल मार्क्स साहब की किताब थी दास कपिताल, ये वहीं से चुराया गया है। समझ में आ रही बात? आपने 10 लेबर्स को हायर किया, 10 लोगों की मेहनत को, और 10 मशीनें लगाई, 10 मशीनें लगाई। खोपड़े में बात गई। आपका जो आउटपुट था, यहां पे लिख रहा हूं क्वांटिटी, लेट मी चेंज द कलर, एकदम लास्ट में लिख रहा हूं चिल्ड्रन क्वांटिटी। आपका जो आउटपुट था दैट वाज 100 यूनिट्स। यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? 10 वर्कर्स आई अरेंज्ड, 10 machines I arranged, I put them on to work, and I obtained the output of 100 units. और ये आउटपुट अंडे तो देगा नहीं, we would be interested in selling them in the market, और ये 20 रुपए का बिक रहा है। कितने का बिक रहा है बच्चों? 20 रुपए का। तो पैरामीटर समझ गए? प्राइस इज ₹20 एंड क्वांटिटी इज हाउ मच चिल्ड्रन? 100 यूनिट्स। लेबर की कितनी यूनिट्स थी बच्चों? हमने 10, और कैपिटल की कितनी है? 10। समझने के लिए तैयार लोग? समझने के लिए तैयार बच्चों? समझने के लिए तैयार? चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। प्राइस, क्वांटिटी, लेबर एंड कैपिटल। रेडी? मार्केट में प्राइस बढ़ के हो गया 24 रुपए। कितना प्राइस बढ़ गया बच्चों? कितना प्राइस बढ़ गया? 4 रुपए। 20%। कितना? 20%। वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम, आप कुछ भी कर लीजिए, ना आप लेबर अरेंज कर पाएंगे, ना आप कैपिटल अरेंज कर पाएंगे। मतलब सर 9:30 आप मम्मी को कह रहे हैं हमने आपसे झूठ बोला था कि हमने अपने 10 दोस्तों को बुलाया है, हमने 150 लोगों को डिनर पे बुलाया है हमारी बर्थडे पार्टी में, और 10 बजे गेस्ट को आना है। मम्मी के पास सिवाय आपको झापड़ मारने का और कोई इलाज नहीं होगा। मम्मी अब कुछ नहीं कर सकती खाने पीने को लेकर। इज दैट क्लियर? दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर से सुनिएगा, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को धनतेरस के एक दिन पहले उनके मार्केटिंग हेड बता रहे हैं बहुत भयंकर डिमांड होने वाली है और गाड़ी प्रोडक्शन तेज कर दो जरा। अरे कल धनतेरस और आज ये काम बता रहे हो, बेवकूफ हो क्या? क्या मारुति कुछ भी करके बाजार में कितना भी दाम बढ़ जाए शॉर्टेज की वजह से एक भी गाड़ी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर पाएगा? गाड़ी बनानी है। समझ में आ गया?
एक और एग्जांपल सुन लीजिए। 20 रुपए किलो का आम था, 10 ट्रैक्टर्स थे और 10 किसान थे। अब आम का दाम 24 रुपए हो चुका है, मार्केट में आम आ चुका है, गर्मी का सीजन खत्म हो गया, जून का महीना आ गया है, क्या हम कुछ भी करके ज्यादा मैंगो बेच पाएंगे? नो, द आउटपुट वुड रिमेन एग्जैक्टली सेम। तो बच्चों दो डेफिनेशन है शॉर्ट पीरियड की, ध्यान से सुनिएगा। थियोरी ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर लेबर एंड कैपिटल कैन नॉट बी चेंज्ड। कॉमन सेंस की बात है, जब लेबर और कैपिटल स्टैग्नेंट है तो क्या एलन मस्क के रोबोट्स आके यूनिट्स को बनाएंगे? नो, आउटपुट वुड रिमेन सेम। दूसरी डेफिनेशन, वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर क्वांटिटी supplied remain same irrespective of the increase or decrease in price। समझ में आ गया? मैंने इंक्रीज का एग्जांपल लिया, डिक्रीज का भी ऐसे ही काम करेगा, इसको कम कर देंगे, दिस वुड रिमेन सेम। एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? सबको वेरी शॉर्ट पीरियड समझ में आ गया? पक्का? दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई बच्चों? तो यहां पे डेफिनेशन है, very short period is a period of time where increase in price does not affect your quantity। समझ में आ गया? प्रोडक्शन फंक्शन में आपको यही चीज फिर से पढ़ाऊंगा, बट ये बोलूंगा, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर सो कॉल्ड आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। व्हाई? बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर एंड कैपिटल इनपुट रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ गया? झटपट लिखें बच्चों इसको। चलते हैं आगे बच्चों। रेडी एवरीबॉडी? प्राइस, क्वांटिटी, लेबर, कैपिटल। अगर मारुति वालों को 3 महीने पहले पता लग जाए, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, कि मार्केट में उनकी गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो सो कॉल्ड, आई रिपीट चिल्ड्रन, सो कॉल्ड अपना नया प्लांट तो नहीं सेटअप कर सकते, बट एग्जिस्टिंग प्लांट में वर्कर्स को ज्यादा काम करवा सकते हैं, 2-3 शिफ्ट। नहीं समझे? तो उन्होंने 10 की बजाय कितने वर्कर्स हायर किए? 16। बाजार में प्राइस ऑफ द कमोडिटी सो कॉल्ड 20 रुपए से 24 रुपए हो गया। कितना हो गया? 24। बट बेचारे सिर्फ 100 की बजाय 105 यूनिट और बेच पा रहे हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, 100 की बजाय 105। तो वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम जहां पे प्राइस तो बच्चों 20 रुपए से 24 रुपए हो गया, 20% दाम बढ़ा है, क्या क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ पाई? नो। क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि सर वो लोग अपनी लेबर को तो बढ़ा रहे हैं, बट क्या उनकी मशीनें बढ़ रही हैं? उनकी मशीनें नहीं बढ़ रही। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो जब आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, यू विल बी टॉट शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर चेंज इन क्वांटिटी इज लेस इन कंपैरिजन विद द चेंज इन इनपुट्स। और यहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर चेंज इन प्राइस इज मोर इन कंपैरिजन विद चेंज इन सप्लाई। तो दाम बाजार में आपके प्रोडक्ट का 20% बढ़ा है, बट आप चाह के भी बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आउटपुट का चेंज कम और प्राइस का चेंज ज्यादा। इन इकोनॉमिक्स वी कॉल इट एज व्हाट? शॉर्ट पीरियड। कुछ बेवकूफ टीचर्स क्या समझाते हैं इसके लिए? बेटा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ना 3 महीने का टाइम होता है और लॉन्ग पीरियड 2 साल का होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। वेयर योर लेबर चेंजेस बट कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज शॉर्ट पीरियड। अचानक से आपके स्कूल में ज्यादा बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्या स्कूल 3 महीने के अंदर नया क्लासरूम बिल्डिंग सब बनवा लेगा? नो। स्कूल कहेगा 2 शिफ्ट में चलाओ, टीचर्स को डबल हायर कर लो, ट्रिपल हायर कर लो, बट बिल्डिंग वुड रिमेन सेम। प्रिंसिपल हो जाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो जहां पे आपका लेबर चेंज हो बट कैपिटल रिमेन्स सेम, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? शॉर्ट पीरियड। ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है। प्राइस का चेंज ज्यादा, क्वांटिटी का चेंज कम, इट इज अगेन शॉर्ट पीरियड। ये सप्लाई का प्रिंसिपल है। याद रहेगी ये बात? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? क्लियरली अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए आते हैं लॉन्ग पीरियड की तरफ बच्चों, थोड़ा मजेदार होने वाला है ये। मारुति वालों को तो कोविड टाइम पे ही पता लग गया था कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा उनके कार्स की डिमांड होने वाली है। उन्होंने नया प्लांट सेटअप कर लिया 2 साल के अंदर,
उन्होंने लेबर्स को भी हायर कर लिया। बाजार में सो कॉल्ड प्राइस ऑफ द कार वेंट अप बाय 20%। मारुति ने लेबर और कैपिटल को भी बढ़ा लिया, तो यहां पे लेबर भी चेंज हो गया एज वेल एज कैपिटल भी, और क्वांटिटी 100 से कितनी हो गई चिल्ड्रन, 140। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन लेबर एज वेल एज कैपिटल विद द इफेक्ट आउटपुट इंक्रीजेस, क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग पीरियड। ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है। थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या बोलेगा, चेंज इन प्राइस इज लेस इन कंपैरिजन विद चेंज इन आउटपुट। तो मारुति ने कहा कि 20% दाम बढ़ेगा, कोई बात नहीं, भयंकर प्रोडक्शन करेंगे। तो 20% दाम बढ़ने से देयर आउटपुट इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंटेज चिल्ड्रन, 40%। समझ में आ गया थ्योरी ऑफ सप्लाई में और प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो क्वांटिटी को लेबर और कैपिटल के साथ कंपेयर कर लीजिए, इट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्राइस को क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर लीजिए, इट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गई बात? चलिए झटपट इसको मार्क कर ले, झटपट इसको मार्क कर ले। और ये चीज आपको इलास्टिसिटी में फिर पढ़ाई जाएगी। प्राइस तो चेंज हुआ, बट क्या बच्चों क्वांटिटी चेंज हो रही है? इसको कौन सी इलास्टिसिटी बोलते थे डिमांड में, याद करिए। प्राइस इंक्रीजेस बट क्वांटिटी रिमेन सेम, परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आ गया? प्राइस 20 से 24 हो गया बच्चों, 20% बढ़ा, क्वांटिटी 100 से सिर्फ 105 हुई है, 5% बढ़ी, इट वॉज रिलेटिवली इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। प्राइस 20 से 24 हो गया, क्वांटिटी 100 से 140 हो गई, मोर इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक। तो समझ लीजिए 60% इलास्टिसिटी पढ़ लिया आपने आज। गॉट इट क्लियर? तो टोटली ये कॉन्सेप्ट 3 बार पढ़ाया जाता है बच्चे को, एक बार सप्लाई में, एक बार इलास्टिसिटी में, और एक बार प्रोडक्शन फंक्शन में। गॉट इट? चलिए झटपट कंप्लीट कर लें बच्चों इसको फास्ट। तो बच्चों यहाँ पे पूरा कॉम्पोजिशन सेम है, सब कुछ जो मैंने आपको समझाया लिखकर वो यहाँ पे नोट्स में आपके पास ऑलरेडी है। चलिए, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई चिल्ड्रन मिल गया सबको? मिल गया। इसमें आपको वर्टिकल स्लोपिंग सप्लाई कर्व आता है? नहीं सर हमने तो पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है। 10 रुपए भाव था आलू का, 20 क्विंटल बिक रहा था बाजार में, 14 रुपए भाव हो गया, स्टिल 20 क्विंटल ही बिकेगा। 10 रुपए से 8 रुपए भाव हो गया, स्टिल 20 क्विंटल ही बिकेगा। प्राइस बढ़े या घटे, क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। किस केस में होता है चिल्ड्रन ये? एग्रो प्रोडक्ट्स में। किसमें? एग्रो। और ये बैकवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व याद है बच्चों? ये भी स्टार्टिंग में हम पढ़ा चुके हैं। ओके, फॉर एग्जांपल में दिया था एंटी प्रोडक्ट। हाँ तो ये हो चुका है हमारा, हमने बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई भी पढ़ा हुआ है। चलिए समझ में आ गई बात? चलिए तो इसका ग्राफ मैं आपको बनवाता हूँ, क्योंकि बैकवर्ड स्लोपिंग का ग्राफ आपने शायद नहीं बनाया था। अगर आपको याद हो, बनाया था क्या ग्राफ? सर वही ग्राफ रहेगा। नहीं उस तरह, नहीं, सब कुछ वैसा नहीं होता है। चलिए बनाना सिखा देता हूँ, एकदम आसान है। पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पहले मैनेजर वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। याद करिए बच्चों, प्राइस वॉज द सैलरी, खोपड़े में बात गई, एंड क्वांटिटी जो है ये सो कॉल्ड चिल्ड्रन वर्किंग आवर्स है। याद आ गया? आपकी सैलरी पहले 10,000 थी और आप 8 आवर्स काम करते थे। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। सैलरी आपकी बढ़ के 15,000 हो गई और आपका काम 10 आवर्स हो गया। सीनियर पोजीशन में आ गए, सैलरी तो आपको मिलने लग गई 25,000 रुपए और काम आपका 6 आवर्स का हो गया। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू प्लॉट द इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राफ। y-axis origin and x-axis. Salary was 10,000 and work was so-called 8 hours. As far as I remember शायद हमने ग्राफ बनाया था, बट आप लोग कह रहे नहीं बनाया, तो मैं बनवा देता हूँ फिर से। बनाया था सर, कर था पूरा। चलिए
मार्क कर लिया सबने इसको। पॉइंट ए। अब आपकी सैलरी बढ़ गई, 10 से कितनी हो गई चलन, 15। और वर्किंग आवर्स भी बढ़ के कितने हो गए आपके, 10 आवर्स समवेयर है। चलिए, पॉइंट बी। अब सैलरी तो 25,000 रुपये हो गई, और काम आप कम कर रहे हैं क्योंकि आप सीनियर पोजीशन पे चले गए। समझ में आ गया ये? और उसके बाद आप रिटायर कर गए जॉब से, तो रिटायर करने में विल यू बी गेटिंग सेम सैलरी चलन? नो। ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। आपकी सैलरी हो गई वापस से लेटेस्ट से 8,000 मान लीजिए बच्चों, और काम भी आपके पास आप कम ही है, बस अपने घर का ही काम है, और आप सिर्फ 2 घंटे काम कर रहे हैं। सो इसे बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। व्हाट डू वी कॉल दिस चिल्ड्रन एज? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। पॉइंट डी। अब इन सारे पॉइंट्स को बच्चों जब हम ज्वाइन कर देंगे, ये बनेगा। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस? समझ गए बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व? तो इसको लेबर सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। चलिए, सो लेट्स मूव फर्दर। ये बता दिया, इसकी रीडिंग बस कर लीजिए, जो समझाया वही लिखा है इसके अंदर। चलन, चेंज इन सप्लाई, क्वांटिटी इन सप्लाई, ये सब तो आ गया आपको, ये सब कवर हो चुका है, तो इसमें कुछ भी खास है नहीं। इंक्रीज डिक्रीज हो गया है, ये ऑलरेडी पॉइंट्स हम लिख चुके थे। चलन, दैट्स इट। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।